पर्यावरणीय मुद्दे, इकोलॉजिकल व इन्वायरमेंटल इश्यूज थे अपने। पर्यावरणीय मुद्दे, पर्यावरण से जुड़े हुए कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस इकोलॉजी वाले भाग में शामिल किया जाता है? इसमें है ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसमें है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत क्षरण, ओजोन परत क्षरण, चौथा है इसके अंदर एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, और पांचवा है इसके अंदर पर्यावरणीय प्रदूषण। पर्यावरणीय प्रदूषण जो मूल मुद्दे हैं, जो इन्वायरमेंटल इश्यूज के रूप में जाने जाते हैं, वो 5 मेन मुद्दे हैं जो इन्वायरमेंट के अंदर प्रॉब्लम करते हैं। इनको अपने को पढ़ना है। पहला ग्रीन हाउस इफेक्ट, वैश्विक तापन, ओजोन परत क्षरण, अम्लीय वर्षा। इन चारों से जुड़े हुए क्वेश्चन भी आते हैं। ये वर्तमान में चर्चित मुद्दे भी है और पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है इस पर जगह जगह पर इस पर चर्चा भी कर रहा है, इसलिए इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। ये चारों पांचों मैटर, पांचवा तो ज्यादा नहीं है, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये अपन पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें तो सामान्य केवल अपन लिखेंगे कि ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल वाला होता है, जल प्रदूषण कब होता है, या मृदा प्रदूषण किसको कहते हैं। सिंगल लाइन है, उनसे जुड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं। ऊपर वाले 4 भाग है, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। और दुनिया के सामने सबसे बड़ी चिंता का विषय ये चारों है जो पर्यावरण प्रदूषण के अंदर माने जाते हैं। पर्यावरणीय मुद्दे, अपन यहां पर पर्यावरण की परिभाषा नहीं पढ़ेंगे। जो अपन पर्यावरण पढ़ते हैं ना, पृथ्वी के चारों ओर कई 100 किलोमीटर मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण, पर्यावरण नहीं पढ़ना। इसकी प्रॉब्लम क्या है वो वाले बात पढ़ने हैं। तो पहला इसमें हेडिंग लगाओ ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव, पर्यावरणीय मुद्दे, फर्स्ट लिखना इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव, इफेक्ट या प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव। होता क्या है देखो, ग्रीन हाउस प्रभाव के अंदर ये पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह है। या पहले ग्रीन हाउस शब्द कहां से आया इसको देख लो, फिर पृथ्वी से देखते हैं। 16वीं शताब्दी के अंदर, 16वीं शताब्दी के अंदर यूरोप के अंदर, जो यूरोप है वो लगभग 45 से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में है, 0 डिग्री अक्षांश। जो यूरोपीय देश है, अधिकांश देश 45 से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में है, उत्तरी अक्षांशों के बीच में। लाइन को थोड़ा ध्यान रखना। ग्रीन हाउस इफेक्ट, पहले तो ग्रीन हाउस है क्या, फिर ये पृथ्वी पर किस प्रकार से काम करता है, ये लाइन आपके समझ में आने चाहिए। तो यूरोप के अधिकांश देश इस वाले भाग में, इस वाले भाग में जब गर्मियां होती जब तो तापमान ठीक ठाक रहता है, लेकिन सूर्य जैसे ही दक्षिणायन हो जाता है, दक्षिणी गोलार्ध की ओर आगे बढ़ जाता है, मान लो यहां पर सूर्य आ गया, कब आ गया, तो सितंबर के बाद दक्षिणायन होने लगता है। सितंबर से फिर अक्टूबर, फिर नवंबर और फिर दिसंबर, दिसंबर से फिर जनवरी और फरवरी, यानी अक्टूबर से लेकर फरवरी तक वाला भाग है, उस समय यूरोप वाले भाग में अंदर कठोर शीत रहती है, ठंड की मात्रा अधिक रहती है। ठंड की मात्रा अधिक रहने के कारण यहाँ पर कृषि कार्य संभव नहीं था। अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, 16वीं शताब्दी में इस प्रकार का नहीं था। जो वास्तविक मौसम था उसके हिसाब से ही कृषि की जाती थी। तो उस समय कुछ लोगों ने क्या कर दिया कि दिन में तो तापमान रहता था, दिन में तो तिरछी थी लेकिन फिर भी तापमान रहता था, रात होते ही तापमान माइनस में चला जाता था। उस तापमान को बचाए रखने के लिए यहां पर इस प्रकार से कांच के घर बनाए गए, कांच के इस प्रकार से घर बनाए गए, जिसके अंदर कांच कैसा, अब गाड़ी में कभी बैठे हो, सामने धूप आ रही हो, खिड़कियां बंद करके बैठो तो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के अंदर गाड़ी अंदर से गर्म हो जाती है, और जब तक उसकी खिड़कियां नहीं खोलोगे तब तक वो गर्मी अंदर बरकरार रहती है। तो ऐसे ही इन्होंने क्या कर दिया,
कांच के घर बना दिए, और इन कांच के घरों के अंदर दिन भर जो सूर्य का प्रकाश आता था वो अंदर आ जाता, रात हो जाती बाहर तापमान कम हो जाता, लेकिन अंदर कांच की वजह से वो वापस जो तापमान जा रहा था वो इन कांच की वजह से रुक जाता था, उतनी तेज गति से बाहर नहीं निकल पाता था। तो पूरी रात उस घर के अंदर एक सामान्य तापमान बना रहता, एक सामान्य एवरेज टेम्परेचर बना रहता था। और जैसे ही पूरी रात खत्म होती तापमान धीरे धीरे कम होता, वापस अगला सूर्योदय हो जाता। तो ऐसे घरों के अंदर तापमान कभी भी 0 डिग्री से कम नहीं हो पाता, 0 डिग्री से ऊपर रहता। तो जहां तापमान 0 डिग्री से ऊपर है वहां पर किसी न किसी प्रकार की पेड़ पौधे फसलें या सब्जियां वगैरह ली जा सकती है। तो लोगों ने क्या कर दिया, पहले तो टेम्परेचर को मेंटेन किया, तापमान जैसे ही मेंटेन हुआ लग रहा है कि भाई 0 से नीचे नहीं जा रहा, तो इन घरों के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, सब्जियां हैं या छोटे फल है ऐसे लगाने शुरू कर दिए। अब ये कांच वाले घर कैसे हो गए, हरे भरे हो गए। तो जो ग्रीन हाउस, कौन से हाउस, जिसके अंदर सब्जियां या इस प्रकार की फसलें ली जाने लगी, इन घरों को क्या नाम दे दिया, ग्रीन हाउस। तो ये तो शब्द ग्रीन हाउस आया तो यहां से, लेकिन ये पृथ्वी के साथ भी चलता है, जो पृथ्वी है उस पर भी चलता है, तो वहां पर हम इसको कहते हैं प्रभाव। तो ग्रीन हाउस 16वीं शताब्दी के अंदर यूरोप से आया था, 16वीं शताब्दी में यूरोप वाले क्षेत्रों से आया था। यूरोप वाले क्षेत्रों के अंदर कांच के घर बनाए जाते थे जिससे दिन की गर्मी को संग्रहित रख के रात में तापमान को अत्यधिक कम होने से रोका जा रहा था, यह कहलाता था ग्रीन हाउस। अब पृथ्वी के साथ ये कैसे था, ये पृथ्वी वाला भाग, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल, वायुमंडल के अंदर यहां पर ओजोन गैस, ओजोन के साथ दूसरे प्रकार की गैसें, वायुमंडल। सूर्य से दिन के अंदर तो प्रकाश आता है, जो सूर्य से प्रकाश आता है ये लघु तरंगों के रूप में आता है, शॉर्ट वेव्स, लघु तरंगों के रूप में आता है, शॉर्ट वेव्स आता है। तब तो इस वायुमंडल से आसानी से वो धरातलीय भाग तक आ जाता है। जैसे ही पृथ्वी से वापस ये निकलता है तो यहां से ये लॉन्ग वेव्स हो जाता है, दीर्घ तरंगों के रूप में हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है, जो वस्तु, जिसने साइंस पढ़ी, जो वस्तु जितनी अधिक गर्म होगी उससे निकलने वाला प्रकाश उतना ही शॉर्ट हो जाएगा, फोटोन के रूप में हो जाता है। जो वस्तु जितनी ठंडी है उससे निकलने वाला प्रकाश उतना ही दीर्घ तरंगों के रूप में निकलेगा। तो सूर्य तो पृथ्वी की अपेक्षा कई गुना अधिक गर्म है, तो वहां से आने वाला प्रकाश कैसा है, फोटोन रूप में, लघु तरंगों के रूप में। तब वो तो क्या करता है, वायुमंडल से आसानी से प्रवेश कर पाता है। लेकिन पृथ्वी तो सूर्य जितनी गर्मी है नहीं, तो पृथ्वी से निकलने वाली जो पार्थिव किरणें जिसको कहा जाता है, ये दीर्घ तरंगे होती है। ये दीर्घ तरंगे यहां से निकलने के बाद क्या करती है, वायुमंडल के अंदर विभिन्न प्रकार की गैस है, आगे अपन पढ़ेंगे कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, पहले ये समझ लो कि है क्या। तो ये पृथ्वी से निकली हुई दीर्घ तरंगे जैसे ही वायुमंडल में जाती, वायुमंडल इनको ऊपर अंतरिक्ष में जाने से रोक देता। जिस प्रकार से यूरोप के अंदर कांच का घर दिन में भर की गर्मी को रोक कर रखता था, वैसे ही पृथ्वी के ऊपर ये जो ऊपर वाला वायुमंडल वाला भाग है, ये क्या करता है, दिन में ली गई गर्मी को रोक कर रखता है, रात तक रोकता है। रात तक जैसे ही लगता है कि अब इसकी सीमा से बाहर होने लगे, अगला सुबह हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है पृथ्वी पर सबसे ठंडा समय कौन सा होता है, 24 घंटे के अंदर सबसे ठंडा समय कौन सा होता है, कौन सा समय, सुबह के 4 से 5 बजे के बीच में। इसलिए पहले जितने भी पुराने लोग थे वो कहते हैं सुबह आपके उठने का सबसे अच्छा समय कौन है, भगवान आते हैं, आते आते कुछ नहीं, उस समय पृथ्वी का वातावरण है वो सबसे शांत और ठंडा रहता है। अगर इस तापमान के अंदर कोई भी आदमी मानसिक वर्क करे तो उसको तनाव नहीं होता। इसलिए पढ़ने के लिए क्या करो, जल्दी उठो, पता कुछ भी नहीं है, लेकिन ये तो कहा जाता ना 5 बजे उठो पढ़ना। तो उसका कारण था कि उस समय पृथ्वी का तापमान उस स्थिति में होता है जिसमें आपकी कार्य क्षमता अधिकतम होती है। तो 10 से सुबह 4 से 5 के बीच में पृथ्वी का तापमान न्यूनतम होता है। होना कब चाहिए था, रात की 12 बजे। देखो इस लाइन को थोड़ा समझो, यहां पर पृथ्वी, इधर वाला भाग सूर्य, ये पूरे दिन गर्मी आई तो यहां पर इसने गर्मी एब्जॉर्ब कर ली। अब ये घूमकर पृथ्वी दूसरे एंगल में आ गई। कब आ गई, जो ये स्टेशन दिन के 12 बजे था, रात के 12 बजे एकदम विपरीत आ गया। तो जैसे ही विपरीत आएगा उस समय सर्वाधिक ठंड होनी चाहिए, लेकिन ठंड उस समय नहीं होती है। कारण क्या है, यहां से जो पार्थिव किरणें निकल रही है
इन पार्थिव किरणों को वायुमंडल क्या कर लेता है, रोक कर रखता है, उनको तेज गति से जाने नहीं देता है। तो रोक के रखता है, अब वो आ रही है, रोक के रखता है, धीरे धीरे वो भी रिस रिस कर कहीं से जाती है। तो 12 बजे जो न्यूनतम तापमान होना चाहिए वो 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक कुछ मात्रा में वो वहां से निकल जाता है। तो 4 से 5 के बीच में पृथ्वी का तापमान सबसे कम हो जाता है। जितना भी 24 घंटे में कम तापमान होगा वो सुबह 4 से 5 बजे के बीच में होता। तो 4 से 5 बजे के बीच में क्या होता, घंटे भर बाद सूर्योदय हो जाता, फिर अगली वापस एनर्जी या उष्मा मिलने लग जाती, तापमान मिलने लगता है। तो यहां पर क्या होता था, पृथ्वी के अंदर निकलने वाली जो दीर्घ तरंगें हैं ये इस वायुमंडल के द्वारा रोक ली जाती थी। और पृथ्वी के रात का तापमान, चंद्रमा को देखो, फिर इस वाले भाग को देखना, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा के ऊपर ये वाला आवरण नहीं है, ये वाला आवरण नहीं है। तो दिन में जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है तापमान 110 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। जैसे ही सूर्यास्त होता चंद्रमा पर, यहां से निकलती है, यहां से किरणें पृथ्वी से निकलती पारती है, तो वहां से चंद्रमा से किरणें निकलती है। ये किरणें कोई रोकने वाला नहीं है, इसलिए जैसे ही रात के 7-8 बजती है चंद्रमा एकदम ठंडा हो जाता है और रात के 12 बजे यहां तापमान हो जाता है -100 डिग्री सेल्सियस। माइनस, अगर पृथ्वी पर ये वाला भाग हटा दो तो पृथ्वी भी चंद्रमा जैसी हो जाएगी। रात के 10-11 बजे यहां पर ठंड हो जाएगी, रात के 12 बजे तापमान माइनस में चला जाएगा, -50, -100 ऐसा तापमान। अगर इस प्रकार की स्थिति होती तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था। पृथ्वी पर जीवन संभव होने के लिए यहां पर ये वाला भाग, जिसको हम वायुमंडलीय भाग कहते हैं, ये पृथ्वी के निकलने वाली पार्थिव किरणों को रात भर रोक के रखता है, जिसके कारण पृथ्वी का जो औसत तापमान है रात का वो 15 से 17 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। किसके कारण? इन विभिन्न प्रकार की गैसों के कारण। ये गैसें पृथ्वी से निकलने वाली किरणों को अस्थायी तौर पर रात में रोकती है, जिससे पृथ्वी का तापमान अत्यधिक कम नहीं होता है, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान रात में भी 15 से 17 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। इसको कहा जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस, कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव करती है? जैसे अपन कह रहे हैं ना यहां पर गैसें हैं, तो कौन सी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव? अपन क्या करते हैं, CO2 तो खराब है, अगर पृथ्वी पर CO2 नहीं होती तो जीवन संभव नहीं होता, पृथ्वी पर मेथेन नहीं होती तो जीवन संभव नहीं होता। जहां पर भी देखो, जैसे नए नए रिसर्च चल रहे हैं ना, वहां पर यह पता लगाया जा रहा है कि यहां पर मेथेन की मात्रा है क्या, अगर मेथेन की मात्रा है तो वहां पर जीवन संभव है। कार्बन डाइऑक्साइड फिर भी मिल जाती है, मेथेन वही मिलेगी जहां पर जीवन की संभावना है। तो जैसे ही कोई ग्रह पर मिलता तो उस पर, हम चंद्रमा पर गए तो क्या किया, हमने गैसों की खोज की थी। जो चंद्रयान 3 गया था वहां पर विभिन्न प्रकार के गैसें, विभिन्न प्रकार के तत्वों की खोज की थी, ताकि पता चले कि यहां पर कभी भी जीवन रहा क्या। तो यहां पर इस वाले भाग के अंदर सर्वाधिक मात्रा में क्या है, जो ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। इस वायुमंडल का लगभग, वायुमंडल में इसका परसेंटेज तो वर्तमान में 0.4 है, 0.4% है, लेकिन इसके अंदर जो पृथ्वी के अंदर तापमान को बनाए रखने में जो सबसे बड़ी भूमिका है वो किसकी है? और CO2 होना अनिवार्य है। अगर CO2 नहीं होगी तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी मात्रा को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, ये हमारे लिए घातक हो रहा है। देखो पृथ्वी पर अपन, अगर आपने कहीं गैसों का रेशियो पढ़ा है तो CO2 का जो रेशियो है वो 0.3 से लेकर 0.4 के बीच में। अभी कितना है? 0.4 है, 0.3 नहीं है। कारण है कि हमने इसकी मात्रा को और ज्यादा बढ़ा दिया। जितनी ज्यादा इसकी मात्रा बढ़ेगी ये क्या करेगी, उतना ही उसको ज्यादा रोक के रखेगी। 3 से 4 के बीच वाला ठीक था, अगर 4 से ज्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, एक भी पार्थिव किरणों को ऊपर नहीं निकलने देगा। तो जो रात का तापमान 15 से 17 है ये क्या हो जाएगा, 20 चला जाएगा। तो फिर ये तो दिन में भी वही करेगा। तो दिन में क्या करता, जैसे दिन में तापमान मान लो 35 से 40 डिग्री रहता है, तो दिन में भी ये क्या कर देगा, उस तापमान को 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देगा। ये घटना जो ग्रीन हाउस है किस में कन्वर्ट हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग में, वैश्विक तापन में कन्वर्ट हो जाती है। जो अच्छी बात है उसी अच्छी बात को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक समस्या के रूप में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। जो ग्रीन हाउस है, इस ग्रीन हाउस को हमने धीरे धीरे कन्वर्ट कर दिया ग्लोबल वार्मिंग में, ग्लोबल वार्मिंग में। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो ग्लोबल वार्मिंग खराब नहीं है,
ग्लोबल वार्मिंग कब खराब है? जब इसके दुष्प्रभाव कहीं और जगह, अगर मान लो ग्लोबल वार्मिंग होती है तो इसका एक अच्छा गुण है क्या? पौधों में वृद्धि तेज हो जाती है। जितने भी पादप है, पादपों की वृद्धि बढ़ जाती है, वृद्धि दर है ये इंक्रीज होती है। ये इसका ग्लोबल वार्मिंग का लाभ है। हानि क्या है? जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी तो पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो ध्रुवीय क्षेत्रों के ग्लेशियर वो मेल्ट हो गए, ग्लेशियर मेल्ट हो गए तो सागरों का जल तल बढ़ेगा, सागरों का जल तल बढ़ेगा तो सागर के तल के पास में जितने भी शहर है वो जलमग्न हो जाएंगे। वहां जलमग्न हो गए तो भागकर कहां आएंगे? अंदर वाले भाग में। अंदर वाले भाग तो पहले से ही भरे पड़े हैं, तो वहां पर इस प्रकार की समस्याएं होगी। इसलिए हम जो ग्रीन हाउस इफेक्ट अच्छा है उसको हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। पहले ग्रीन हाउस को लिखो, फिर आगे अपन ग्लोबल वार्मिंग को लिखते हैं। ग्रीन हाउस, लिखो हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। पर्यावरणीय मुद्दों के अंदर पहला मुद्दा अपना ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव पहले लिखो ग्रीन हाउस क्या होता है, फिर लिखेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, फिर लिखेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर किस प्रकार से काम करता है। लिखो ग्रीन हाउस, हरित गृह प्रभाव नहीं लिखना, केवल ग्रीन हाउस शब्द लिखना है। ग्रीन हाउस लिखो। 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में यूरोपीय लोगों द्वारा, 16वीं शताब्दी में यूरोपीय लोगों द्वारा शीतकाल में कृषि करने के लिए, 16वीं शताब्दी में यूरोपीय लोगों द्वारा शीतकाल में कृषि करने के लिए कांच के घरों का निर्माण किया गया। कांच के घरों का निर्माण किया गया। 16वीं शताब्दी में यूरोपीय लोगों द्वारा शीतकाल में कृषि करने के लिए कांच के घरों का निर्माण किया गया। नेक्स्ट लाइन लिखना, ये घर, जो कांच के घर थे, ये घर दिन भर की गर्मी को, ये घर दिन भर की उष्मा को या गर्मी को इकट्ठा कर कर अंदर रखते हैं। इकट्ठा करके अंदर रखते हैं तथा रात के समय, रात के समय उस उष्मा का उपयोग या उस गर्मी का उपयोग, तथा रात के समय उस उष्मा या उस गर्मी का उपयोग तापमान को अत्यधिक गिरने से रोकने में किया जाता है। इस उष्मा या गर्मी का उपयोग रात के समय तापमान की, तापमान के अत्यधिक गिरने को रोकने में काम में लिया जाता है। तापमान को अत्यधिक गिरने से रोकने में काम में लिया जाता है। मैं लाइन वापस बोल रहा हूं, आप उसको
पहले सुन लो, कांच के घर दिन के समय गर्मी इकट्ठी कर रहे हैं, इस गर्मी का उपयोग कहां कर रहे हैं? रात के समय। रात के समय क्यों? क्योंकि रात के समय बाहर का तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता, तो ये गर्मी उस रात के समय तापमान को अत्यधिक गिरने से रोकने में काम में लेते थे। रात के समय तापमान को अत्यधिक गिरने से रोकने में काम में लेते थे। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, ऐसे घरों का तापमान, ऐसे घरों का तापमान, ऐसे घरों का तापमान रात के, ऐसे घरों का तापमान शीतकाल में लिखना, दिन में नहीं, शीतकाल में रात के समय भी, ऐसे घरों का तापमान शीतकाल में रात के समय भी 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। ऐसे घरों का तापमान शीतकाल में भी, शीतकाल में रात के समय में भी 0 डिग्री सेल्सियस से कम ऊपर रहता है। एक आपको पता हो तो इस समय रशिया और यूक्रेन के अंदर वॉर चल रही है। जर्मनी के अंदर अधिकांश जो गैस आती है वो रशिया से आती है। जर्मनी वाले भाग में जो अधिकांश गैस की सप्लाई होती है वो रूस वाले भाग से होती है, और जर्मनी में इस गैस का उपयोग किया जाता है शीतकाल के अंदर घरों को गर्म रखने के लिए। जर्मनी के अंदर इस गैस का उपयोग किस लिए लिया जाता है? जर्मनी वाला भाग, ऊपर वाला भाग ये ठंडे होता है, रात के अंदर तापमान अत्यधिक गिर जाता है, तो इन घरों को गर्म रखने के लिए उस गैस का उपयोग किया जाता था। तो सारे यूरोपीय कंट्री, यूएसए ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया था, रूस पर, कि हम इससे किसी भी प्रकार का सामान इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो जर्मनी का स्टेटमेंट था कि हम प्रतिबंध तो लगा दें, लेकिन हम चल कैसे पाएंगे? हमें घरों के गर्म रखने के लिए जो गैस मिलती है वो रूस से मिलती है। इसलिए जर्मनी ने उस समय गैस लेने से रूस से मना नहीं किया, रूस ने ही उसको प्रतिबंधित किया। और जैसे ही रूस ने उसको प्रतिबंधित किया, जर्मनी के अंदर जो गैस के भाव, एक एग्जाम्पल के रूप मान लें, जो 100 रुपए थे वो 500 रुपए हो गए। लोग वहां पर उसका आंदोलन करने लगे जर्मनी वाले कि ये युद्ध किसी और का, परेशान हम हो रहे हैं। तब जर्मनी ने रूस से वापस समझौता करके एक लिमिटेड मात्रा में गैस की आपूर्ति बनाई रखी। तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर, शीतकाल के अंदर या यूरोपीय देशों के अंदर जो शीतकाल होता है, इसमें गर्मी को बनाए रखने के लिए इस प्रकार की की जाते हैं। अब वहां के अधिकांश जो घर बनाए जाते हैं, जैसे अपन क्या करते हैं आजकल, घरों के ऊपर लगाते हैं सोलर प्लेट, वहां पर घरों पर लगाए जाते हैं कांच, जो घरों को क्या करता है, दिन की गर्मी को इकट्ठा करके गर्म रख सके। क्या लिखा, लास्ट लाइन क्या लिखी है? हाँ, 0 डिग्री से ऊपर रखता है। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, ऐसे घरों का उपयोग, ऐसे घरों का उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया जाने लगा। ऐसे घरों का उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया जाने लगा। ऐसे घरों का उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया जाने लगा। ऐसे घरों का उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया जाने लगा। तब ये घर हरे भरे हो गए, तब ये घर हरे भरे हो गए, तब ये घर हरे भरे हो गए। इसलिए इन घरों को हरित गृह या ग्रीन हाउस कहा गया। इसलिए इन घरों को हरित गृह या ग्रीन हाउस कहा गया। ऐसे घरों को ग्रीन हाउस कहा गया। ग्रीन हाउस कौन से? यूरोप के वो घर जो कांच के बने हुए हैं, जो दिन की गर्मी को बचाकर रखते हैं और जिसके अंदर कृषि कार्य किए जाते हैं, वो ग्रीन हाउस। फिर लिखो ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव लिखो। ग्रीन हाउस प्रभाव में लिखना, पृथ्वी पर
रात के तापमान का पृथ्वी पर रात के तापमान का अत्यधिक न गिरना, पृथ्वी पर रात के तापमान का अत्यधिक न गिरना, पृथ्वी पर रात के तापमान का अत्यधिक न गिरना तथा एक नियत या औसत तापमान, एक नियत कांस्टेंट या एवरेज तापमान का बना रहना, एक नियत या औसत तापमान का बना रहना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। एक नियत व औसत तापमान का बना रहना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। लाइन कुछ समझ में आई? पृथ्वी पर जो रात का तापमान, देखो दिन में तो गर्मी आती है, दिन में तो हमें तापमान गिरता नहीं है, दिन में इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत कहाँ है? रात के समय। तो रात के समय एक नियत और औसत तापमान बनाए रखने के लिए जो परत काम में ली जाती है वो हमारे लिए ग्रीन हाउस प्रभाव है। नियत व औसत तापमान बनाए रखने के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव है। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, नियत व औसत तापमान बनाए रखना है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, पृथ्वी पर नेक्स्ट लाइन में लिखना, पृथ्वी पर इस तापमान को बनाए रखने के लिए, पृथ्वी पर इस तापमान को बनाए रखने के लिए, पृथ्वी पर इस तापमान को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की गैसें उत्तरदायी है। पृथ्वी पर इस तापमान को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की गैसें उत्तरदायी है। विभिन्न प्रकार की गैसें उत्तरदायी है जिन्हें ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है। 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 फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, इसमें 7 मुख्य गैसों को शामिल किया जाता है। इसमें 7 मुख्य ग्रीन हाउस गैसें या 7 मुख्य गैसों को इसमें शामिल किया जाता है। सात मुख्य गैसें शामिल है इसमें। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड 68%। नाम इनके लिखना, यहां तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड पूरा नाम लिखना। CO2 तो चल जाएगा, इसका नाम लिखना है मीथेन। यह है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और जलवाष्प, ये वायुमंडल के अंदर ग्रीन हाउस गैसें मानी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, परफ्लोरोकार्बन। हाँ नाइट्रस ऑक्साइड को आगे अपन इसको पोल्यूशन में लेंगे।
पॉल्यूशन वाला भाग लेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड वाला, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसके अंदर जहां जहां फ्लोराइड आया है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। जो ग्लोबल वार्मिंग वाला भाग है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? फ्लोराइड के तत्व। जितने भी फ्लोराइड के तत्व, जिसमें जैसे सल्फर हेक्साफ्लोराइड आया, हाइड्रोफ्लोराइड क्लोराइड आया है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन आया है, ये सारे के सारे ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए, ये उसके ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कारण होंगे। ग्रीन हाउस के लिए ये मुख्य रूप से ये 7 तत्व माने जाते हैं जो ग्रीन हाउस गैसों के में शामिल किए जाते हैं। लिख लिए? इसको पूरा कर लेते हैं, फिर थोड़ा घूम के आ जाना 5 मिनट। लिखो इसमें, ग्रीन हाउस में 1-2 लाइन और लिखो। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के लिए अनिवार्य है। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के लिए अनिवार्य है। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के लिए अनिवार्य है। यदि ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता, यदि ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो पृथ्वी भी सूर्य के समान, ये चंद्रमा के समान, तो पृथ्वी भी चंद्रमा के समान वीरान होती। तो पृथ्वी भी चंद्रमा के समान वीरान होती। तो पृथ्वी भी चंद्रमा के समान वीरान होती। पृथ्वी भी चंद्रमा के समान वीरान होती, अर्थात रात का तापमान अत्यधिक कम हो जाता। अर्थात रात का तापमान अत्यधिक कम हो जाता। रात का तापमान अत्यधिक कम हो जाता। रात का तापमान अत्यधिक कम हो जाता, जिसके कारण इस पर जीवन संभव नहीं होता। जिसके कारण इस पर जीवन संभव नहीं होता। जिसके कारण इस पर जीवन संभव नहीं होता। फिर नीचे एक लाइन और लिखो। लेकिन ग्रीन हाउस प्रभाव का बढ़ना, लेकिन ग्रीन हाउस प्रभाव का बढ़ना, इसका रेशियो बढ़ना, ग्रीन हाउस प्रभाव का बढ़ना एक चिंता का विषय है। ग्रीन हाउस प्रभाव का बढ़ना एक चिंता का विषय है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन के नाम से जानते हैं। जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन के नाम से जानते हैं। जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन के नाम से जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन के नाम से जानते हैं। दूसरा हेडिंग लगाओ, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग।